देखो, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ते हो तो आपके पास सबसे पहले एक बॉडी है और राइट नो ये बॉडी रेस्ट पे है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो अगर आप इस बॉडी पे जो रेस्ट पे है इस पे आपने एक ये नेट फोर्स अप्लाई की, तो जिधर को नेट फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी के अंदर उस साइड मोशन आ जाएगा। तो आपने बॉडी में नेट फोर्स अप्लाई की तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी के अंदर अब जनरेट होगी एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन होगी वो नेट फोर्स ओवर मास के इक्वल होगी, और बॉडी जिधर को नेट फोर्स लगेगी उधर को मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर क्या है कि आप अगर नोटिस कर रहे हो कि आपकी बॉडी इनिशियली वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एंड यहां पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी जो है दैट विल कीप ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी जो है वो बॉडी की क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये जो आपका मोशन है ये कौन सा मोशन हो जाएगा? 1D मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो आप मोशन देख रहे हो ये आपका कौन सा हो गया? 1D एंड ये यूनिफॉर्म मोशन बन गया। अब ये जो 1D यूनिफॉर्म मोशन अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो यहां पर अगर आपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर अगर मैंने कभी भी बॉडी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, वाई? बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन। तो अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ वन डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्सेलरेशन तो पहले ही जीरो है। अब यहां पर आपने क्या किया, ये जो बॉडी है जिसका मास एम है ये बॉडी लेटेस से वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और आपने इस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई की। अब आपने जब इस बॉडी पे एक्सेलरेशन अप्लाई की तो आप क्या नोटिस करोगे कि नाउ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल चेंज। अब बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। अच्छा, अब बॉडी की वेलोसिटी चेंज करेगी यहां पर अगर ए और वी सेम डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और मोशन 1D होगा। तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज, एंड मोशन जो होगा वो 1D होगा, एंड डायरेक्शन बॉडी की थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम रहेगी। बॉडी की कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और इस केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये बॉडी के क्या होंगे? सेम होंगे। और यहां पर जब आप नोटिस करोगे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो ये दो टाइप की हो सकती है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो जब भी मैं मोशन को पढ़ूंगा तो मैं ये चीज नोटिस करूंगा मोशन को स्टडी करते हैं कि या बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी के अंदर वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, या बॉडी के अंदर वेलोसिटी है और मैंने बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा दी। और एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में आएगी। जो एक्सेलरेशन आएगी वो आप याद रखोगे कि हमेशा किधर को आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिधर को नेट फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आएगी। अब इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और अगर वेरिएबल है तो फिर आप कैलकुलस यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और यहां पर ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लगाओगे दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ,
AT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। और कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस आप यूज करोगे A इज इक्वल टू dv बाई dt। तो फिर वेलोसिटी निकालनी है तो a dt करके आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। और a बार नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल है, तो उसका वेरिएशन आपको दिया होगा कि कैसे वेरी कर रहा है। एंड हमारे पास जब वेलोसिटी निकल गई तो वेलोसिटी इज dx बाई dt। और अगर ये dx बाई dt तो dx की वैल्यू जो है वो आ गई v dt। और मैं फिर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा कि कितनी है। तो ये मैंने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो इन बातों का मैंने दिमाग में ध्यान रखना है। मैंने नोटिस करना है कि यार वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन देखने के लिए मैं देखूंगा नेट फोर्स क्या है। अब यहाँ पर अगर मेरी जो बॉडी है वो एक वेलोसिटी के साथ जा रही है और मैंने जो बॉडी पे एक्सेलरेशन जनरेट की वो एक्सेलरेशन अब बॉडी के वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि ए और V में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। सो योर एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो पहली बात कि बॉडी हमेशा जिधर को उसकी वेलोसिटी है उधर को जाती है। बॉडी विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो जिधर को वेलोसिटी है बॉडी ने उधर को जाना है। तो बॉडी ने किधर को जाना है, जिधर को वेलोसिटी है। तो बॉडी ने जिधर को वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में जाना है। तो बॉडी इस डायरेक्शन में आगे जाएगी। पर ये वाली जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो ये अब वेलोसिटी को चेंज करेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही थी, इंक्रीज। पर अब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करने की जगह क्या करेगी, डिक्रीज। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जब ये थीटा जो है 180 है तो हमारी बॉडी स्लो डाउन होगी और अभी भी हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अभी भी हमारी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अभी भी बॉडी 1D में मूव कर रही है, अभी भी बॉडी की डायरेक्शन सेम रहेगी, अभी भी जो मोशन है वो 1D है। और बॉडी आगे जाते जाते स्लो हो रही है। तो जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है बॉडी जो है वो स्लो हो रही है। अब स्लो होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। और ये बिल्कुल आपका वो पहला वाला केस आ गया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। या फिर इसका दूसरा केस आ गया कि बॉडी रेस्ट पे है और अगर उस पर कोई फोर्स लग रही है तो जिधर को फोर्स लगेगी बॉडी उस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो आप अब यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जब बॉडी यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पहुंचने के बाद दो बातें होंगी, या नेट फोर्स लगनी बंद हो जाएगी या फिर नेट फोर्स अभी भी एक्ट करेगी। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूं कि जब वेलोसिटी जीरो हुई तब एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, मतलब नेट फोर्स भी जीरो होगी। तो बॉडी फिर किस पे रहेगी, रेस्ट पे। और अगर मैंने नोटिस किया कि अभी भी एक्सेलरेशन लग रही है और वो जो एक्सेलरेशन लग रही है वो लेटे से उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में वो पहले थी, अभी भी एक्सेलरेशन लग रही है। तो फिर आप क्या नोटिस करोगे, अब आप नोटिस करोगे कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर अभी भी एक्सेलरेशन जो है वो स्टिल लग रही है तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। और अब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अब क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जैसे जैसे बॉडी आगे जाती है बॉडी की वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। और यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि वेलोसिटी जो है बॉडी की इंक्रीज करेगी और मोशन अभी भी आपका जो है वो क्या रहेगा, 1D रहेगा। मोशन अभी भी 1D रहेगा। और इस पूरे मोशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे डायरेक्शन बदली है।
इस पूरे मोशन में, ये पूरा मोशन 1D है और इस पूरे मोशन में देयर इज वन पर्टिकुलर पॉइंट at which direction of body will change। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे बॉडी की डायरेक्शन जो है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज करेगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है? वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज करेगी वो वाला पॉइंट है जब उसकी वेलोसिटी क्या हुई थी, 0 हुई। तो हम याद रखेंगे कि 1D मोशन में वेलोसिटी बॉडी कब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? जब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव या उसकी वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। मींस जब 0 होगी तब हम क्या नोटिस करेंगे कि वेलोसिटी 0 मींस बॉडी ने राइट नाउ इस जगह पे अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, चेंज किया। तो ये अब याद रखना है। और ये कंडीशन सिर्फ तब आएगी जब आपका 1D मोशन होगा और आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पहले डायरेक्शन ऑपोजिट थी, अब डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। पहले ऑपोजिट थी, अब सेम होगी। तो पहले स्लो डाउन हो रहे थे, अब आप फास्ट हो रहे हो। और एक पॉइंट होगा जहां पर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब तक आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। डायरेक्शन चेंज होने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो यहां पर ये याद रखना है कि टिल डायरेक्शन रिमेन सेम, टिल डायरेक्शन remains same, distance is equal to displacement, and once direction changes your distance will not be equal to डिस्प्लेसमेंट। एंड फिर इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि जो डिस्टेंस है वो अब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। एंड ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये वाली, इसके अंदर या इस इक्वेशन के अंदर जो आपका एस है, एस, दैट एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जब वो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हो तो वो एस डिस्टेंस नहीं है, वो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपको ये वाला रिलेशन डिस्टेंस नहीं देगा, ये वाला रिलेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम है जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो अब ये जो गिवन केस आप देख रहे हो यहां पर आपने नोटिस किया कि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला है और पूरे मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ एक बार बदली है, और वो भी जब बदली है तो ऑपोजिट हुई है। और इसमें आपने क्या नोटिस किया कि या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लॉन्ग थी या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट थी। तो हमने अब एक बात यहां से नोटिस की कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर मेरा v और a इनके बीच में जो थीटा है वो 0 है या 180 है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बात यहां से मेरे को पता लग रही है। क्या पता लग रहा है कि अगर मेरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के या तो सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब मेरी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। और जब मेरी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 है तो मेरी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और ये वाली जो एक्सेलरेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, कौन सी वाली एक्सेलरेशन, जो मेरे वेलोसिटी के या अलोंग लग रही है या मेरे वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही है, ये वाली जो एक्सेलरेशन है, दिस विल ऑलवेज ब्रिंग चेंज इन स्पीड, दैट इज change in magnitude of
वेलोसिटी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये dv बाय dt है, और ये v के आगे मैंने मॉडुलस क्यों डाला, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मैं सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकाल रहा हूं। कौन सी वाली एक्सेलरेशन पर, कौन सी वाली एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन या तो मेरे वेलोसिटी के अलोंग है या मेरे वेलोसिटी के ऑपोजिट है, क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। आपने अभी नोटिस किया कि ये वाली डायरेक्शन, ये वाली एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। हाँ जी, ठीक है। सो अब यहां पर बात निकल के आई कि ठीक है, ये वाली एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, पर वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी डायरेक्शन होती है। और जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो ये एक्सेलरेशन जो अभी हम करके हटे हैं, ये वो है जो आपके मैग्नीट्यूड को बदल रही है। तो फिर कौन सी एक्सेलरेशन है जो हमारी डायरेक्शन बदलेगी? तो कौन सी एक्सेलरेशन है जो हमारी डायरेक्शन बदलेगी? अगर कोई एक्सेलरेशन मेरे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर कोई एक्सेलरेशन मेरे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। हमें पता है कि अगर हम एक वेक्टर लेते हैं और इस वेक्टर को मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहता हूं, रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में जो इसका इन्फ्लुएंस होगा वो होगा ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। और अगर मैं ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं देखना चाहता हूं कि यार इसका अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या इन्फ्लुएंस है, इसका अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रोल है, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है, ये वाले एक्सेलरेशन का यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग या ऑपोजिट नहीं है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये वाली जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, ये वाली जो एक्सेलरेशन देख रहे हो, दिस एक्सेलरेशन हैज नो कंपोनेंट इन डायरेक्शन और ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगी, ना ही उसकी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगी, ना उसका मैग्नीट्यूड कम करेगी। ये एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ाएगी क्योंकि अलोंग नहीं लग रही। ये एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम नहीं करेगी क्योंकि ऑपोजिट नहीं लग रही। तो फिर करेगी क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रही है तो वेलोसिटी में चेंज तो आएगा। तो अब जो चेंज आएगा वो सिर्फ कुछ टर्म में आएगा, डायरेक्शन के टर्म में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि दिस एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीपिंग magnitude of velocity as same। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, पर वेलोसिटी की क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो आपकी डायरेक्शन बदल रही है, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अलोंग है वो आपके मैग्नीट्यूड को या बढ़ा रही है या कम कर रही है। तो इस केस में यहां पर हमने नोटिस किया कि अगर मेरा थीटा जो है वो 90 होगा तो डायरेक्शन में चेंज आएगा, और अगर मेरा जो गिवन एक्सेलरेशन है और मेरी जो गिवन वेलोसिटी है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल अदर देन 0, 90 एंड 180, इट इज अदर देन 0, 90 एंड 180। तो अगर मेरा एंगल जो है वो 0, 90, 180 के अलावा है, अदर देन, तो फिर मैं क्या नोटिस करूंगा, फिर मैं नोटिस करूंगा कि यहां पे जो मेरी गिवन एक्सेलरेशन होगी इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा।
और ये जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इसमें मैं क्या नोटिस करूंगा कि ए कॉस थीटा जो है दिस विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड। तो ये मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड चेंज करेगी। और ये जो ए साइन थीटा है दिस विल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फिर ऐसे केस में आपका जो मोशन है वो 2D मोशन हो जाएगा। और इस केस में भी आपका जो मोशन है वो 2D मोशन होगा। तो 2D मोशन दो केस में हो गया, जब आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है या आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पे है। तो 2D मोशन मैं कब नोटिस कर रहा हूं, जब मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बन रहा है अदर देन 0 एंड 180। और अदर देन 0 180 2D मोशन होगा। जब 90 बन रहा है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। जब 90 के अलावा कोई और एंगल बन रहा है तो फिर डायरेक्शन भी चेंज होगी और साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अब ये 2D मोशन जो हमारे पास है, हमारे सिलेबस में मेनली दो 2D मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा सर्कुलर मोशन है। तो हमने जो 2D मोशन हमने पढ़ने हैं वो दो है, एक प्रोजेक्टाइल और एक सर्कुलर। प्रोजेक्टाइल तो चलो छोटा सा एक पार्ट आएगा जिसके थोड़े से क्वेश्चन आएंगे। सर्कुलर मोशन हमें हर जगह आएगा, मतलब सर्कुलर मोशन वास्ट है। तो अब हम सर्कुलर मोशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो दो टाइप का है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो टाइप के सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड देयर इज अ सेंटर अबाउट व्हिच द बॉडी इज मूविंग इन अ रेडियस आर। तो मेरे पास ये एक बॉडी है और ये बॉडी राइट नाउ यहाँ पर है पॉइंट ए पे, और ये बॉडी जो है ये यहाँ से गिवन सेंटर ऑफ द सर्कल के अबाउट ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। और राइट नाउ मैंने बॉडी को नोटिस किया टाइम 0 पे, और मैंने नोटिस किया कि बॉडी जो है वो राइट अब यहाँ पहुंच गई है पॉइंट बी पे एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज टी। और जब आपकी बॉडी को मैंने नोटिस किया सर्कुलर मोशन में, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा गिवन पाथ का टेंजेंट होती है। बॉडी हमेशा अलोंग द पाथ जाएगी, अलोंग द पाथ। जैसे ये अगर आप स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी ये पाथ के अलोंग जा रही है, ये ऐसे अलोंग जा रही है। अब हुआ क्या कि बॉडी ऐसे जा रही थी स्ट्रेट, आपने टर्न किया, तो ये टर्न का मतलब हर टाइम आपकी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज हो रही है। अब किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी ने डिसाइड किया कि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो सीधी चल जाएगी। और अगर उसने डिसाइड किया कि नहीं मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी। यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैंने नहीं अपनी डायरेक्शन चेंज करनी, तो सीधी चल जाएगी। उसने कहा नहीं मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी, तो ऐसे चल जाएगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर बॉडी किसी एक पॉइंट पे डिसाइड करती है कि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो वो सीधी चल जाएगी। सीधी का मतलब वो जो पाथ आप देख रहे हो उस पाथ का क्या बनेगा, टेंजेंट। तो ये आपकी राइट नो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा जो आप पाथ रास्ता रास्ता देख रहे हो, बॉडी का जो रास्ता है मूव करने का, हमेशा उस रास्ते के ऊपर जिस जगह पर बॉडी अभी है वहां पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट बॉडी की डायरेक्शन होगी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि मैं राइट नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो आपकी ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो स्पीड है, स्पीड बॉडी की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर वेलोसिटी बदल रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स, वेलोसिटी बदल रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो आप क्या नोटिस करोगे कि वेलोसिटी अपने डायरेक्शन के टर्म्स में क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो डायरेक्शन तो बदल रही है। और यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन के बिना वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। और अभी पीछे हमने नोटिस किया था कि जो एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन बदलती है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगी, और वो जो एक्सेलरेशन होगी वो हर इंस्टेंट हर वक्त वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन लग रही है, और वो जो एक्सेलरेशन लग रही है वो हर टाइम हर इंस्टेंट बॉडी के क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये जो एक्सेलरेशन जो आपके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस एक्सेलरेशन को मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है
ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एज सेम। और ये वो एक्सेलरेशन है, दिस इज मस्ट और नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन टू टेक प्लेस। इसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। तो अगर कभी सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन होने का मतलब कि वहां पर ये एक्सेलरेशन है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका होना जरूरी है। और यहां पे जैसे जैसे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलेगी, एक्सेलरेशन भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो ये देखो, पहले एक्सेलरेशन ऐसे लग रही थी और अब एक्सेलरेशन ये ऐसे लग रही है। जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी, लेट अस से बॉडी यहां आ गई, ये बॉडी की लेट अस से वेलोसिटी है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी की वेलोसिटी अगर ये है तो एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे होगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एंड एज द वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, acceleration will also keep on changing its direction, but this acceleration will always be pointing towards the center of the circular path. डायरेक्शन बदल रही है पर इसकी जो गिवन डायरेक्शन होगी किधर को, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ क्या रहेगी, डायरेक्टेड रहेगी। हाँ जी, क्लियर है बात? ठीक है। तो अब यहां पर जब आप सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करनी है कि आप एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहे हो। तो ये जो आप मूव कर रहे हो ये आपका एक कर्व्ड पाथ है, तो यू आर मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ। और जब आप एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहे हो तो ये जो आपका डिस्टेंस आप देख रहे हो जो आपने कर्व्ड पाथ पे मूव किया है, ये वाला एक स्केल के साथ नहीं निकल पाएगा। इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि जो आपके स्केल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ये वाला जो आपका स्केल है ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड स्केल नहीं होता, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, कर्व्ड है। तो स्केल हमेशा जो लेंथ वाला होता है वो स्ट्रेट होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सेंटर पे खड़े होते हैं और सेंटर पे खड़े होके हम दो चीजें निकालते हैं, एक रेडियस क्योंकि वो तो स्ट्रेट है तो वो तो मैंने अपने मेजरिंग स्केल से निकाल लेना, और एक हम निकालते हैं ये सेंटर पे खड़े होके एंगल। तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, जिसका काम है आप एंगल निकाल सकते हो विद अ मेजरिंग डिवाइस। तो मैंने ये थीटा निकाल लिया और मैंने ये आर निकाल लिया। तो अगर मैंने थीटा एंड आर निकाल लिया तो मैंने ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाया। प्लेन एंगल क्या कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस इज इक्वल टू प्लेन एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस प्लेन एंगल है। तो मेरे पास ये जो ऑन द पाथ मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑन द पाथ, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो मैं जब भी ऑन द सर्कुलर पाथ अपना डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं उसको किसके हेल्प से निकालूंगा, थीटा और आर के हेल्प से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीधा उसको निकाल ही नहीं सकता। आई कैन नॉट फाइंड इट डायरेक्टली, देयर इज नो मेजरिंग स्केल फ्रॉम वेयर आई कैन डायरेक्टली फाइंड एस। तो मैं कोई भी चीज कैलकुलेट करने से पहले मेरे को कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे। तो पैरामीटर्स होते हैं जो आपको एक मेजरिंग डिवाइस देगा। तो जो मेजरिंग डिवाइस है, मेरे को दो पैरामीटर जो मैं लूंगा वो कौन से हैं, एक रेडियस और एक प्लेन एंगल। अब यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो थीटा है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम रेडियंस में कैलकुलेट करेंगे। एंड ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये जब हम रेडियन में लेंगे तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री में दिया होगा तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। और यहां पर ये एस जो आप देख रहे हो ये आपका डिस्टेंस है। ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है क्योंकि आपका कर्व्ड पाथ है। दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है जो आपने ट्रेवल किया। और जब आप वन साइकिल या वन रोटेशन करोगे तो आपको जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। और अगर मैं एन नंबर ऑफ रोटेशन करूंगा तो मेरा जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई एन। तो नंबर ऑफ रोटेशन आपके पास कभी भी आपने निकालना है
तो उसका ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड योर नंबर ऑफ रोटेशंस। जब आप घूम रहे हो तो घूमते हो आपने कितने साइकिल किए, नंबर ऑफ रोटेशन मतलब हाउ मेनी साइकिल्स यू हैव मूव्ड। तो थीटा हो गया आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको जैसे एग्जामिनर ने कह दिया कि आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 8 पाई है, तो आपने 8 पाई रेडियन मूव किया इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये आपका थीटा है। तो आपको एग्जामिनर कहता है कि कितने सर्कल्स कंप्लीट किए, कितने साइकिल्स कंप्लीट किए, तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे, ये कितना आ गया 4, तो आप कहोगे अभी बॉडी ने कितने साइकिल्स कंप्लीट किए 4। अगर मैं ये 9 पाई लिखता तो 4.5 आया था, 4.5 मतलब 4.5 साइकिल्स बॉडी ने क्या किए, कंप्लीट किए। तो जो नंबर ऑफ रोटेशंस हम देख रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, एन हो गया। हाँ जी ठीक है, क्लियर है ये। अब अगर मैं इस गिवन वैल्यू को नोटिस करूं और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एस बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है वो तो सेम रहेगा, डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो डी एस बाई डी टी है ये क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या देगा आपको, स्पीड। तो आपकी बॉडी की जो स्पीड है, स्पीड दैट विल बी इक्वल टू आर इनटू हाउ मच इज द चेंज इन थीटा विद टाइम। आपका थीटा विद टाइम कितना चेंज हो रहा है, and this change in theta with time, how much is the change in theta with time, इसको हम कहते हैं angular velocity। इसको क्या कहते हैं, angular velocity। तो angular velocity बेसिकली आपको बताएगी कि आपका जो थीटा है वो विद टाइम जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, हाउ मच इज द थीटा विद टाइम। आप मूव कर रहे हो, आपने 60 डिग्री एंगल मूव किया, आपका फ्रेंड मूव कर रहा है उसने भी 60 डिग्री एंगल मूव किया, आपने मूव किया इन 1 मिनट, उसने मूव किया इन 3 मिनट्स, तो दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, पर एक ने उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कम टाइम में ट्रेवल किया, दूसरे ने उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा टाइम में ट्रेवल किया। तो क्या फर्क है, एक फास्ट है और दूसरा स्लो है। तो सर्कल में आप जब घूम रहे हो तो आप कितने फास्ट हो या कितने स्लो हो, ये कौन डिसाइड करेगा, ओमेगा। कौन डिसाइड करेगा, ओमेगा। तो ये जो आपका ओमेगा है ये आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन आ गया, और यहां से मैं बॉडी की स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा मुझे हेल्प करेगा टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कल। जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो बॉडी की जो स्पीड होगी, स्पीड उसको कैलकुलेट करने में मुझे कौन हेल्प करेगा, ये ओमेगा। अब ये जो ओमेगा मैं देख रहा हूं ये एक एक्सियल वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, एक एक्सियल वेक्टर है। ये जो ओमेगा है ये एक एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगता है। एक्सियल रोटेशन क्या होता है, एक्सियल रोटेशन एक लाइन होती है जो आपके गिवन सर्कल के सेंटर से पास करती है, और गिवन सर्कल के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास लेटे से ये एक गिवन सर्कल है, जैसे मैंने देखा ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर से मैंने क्या किया, एक लाइन ली, ये लाइन ली और इसके सेंटर से पास कराई। कहां से पास कराई, इसके सेंटर से। और जब इसके सेंटर से पास कराई तो ये जो लाइन सेंटर से पास कर रही है और सर्कल के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रही है और सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं कहता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मेरी बॉडी जब सर्कल में घूम रही है, कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है, तो वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो एक्सिस एक लाइन है जिसके अबाउट बॉडी घूमती है। तो एक लाइन जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा गिवन सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे एक बात नोटिस करनी है, अगर मैं सर्कल पेपर पे बनाऊंगा तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन पेपर के परपेंडिकुलर होगा, जो आप दिखा नहीं पाओगे। और अगर मैं सर्कल को ऐसे बनाऊंगा तो अब ये सर्कल पेपर के परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें क्या नोटिस करोगे, जब सर्कल पेपर के परपेंडिकुलर है तो उसका आधा पोर्शन पेपर के बाहर होगा, आधा पोर्शन पेपर के अंदर होगा, और ये लाइन अब पेपर पे रिप्रेजेंट हो जाएगी जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो ओमेगा की डायरेक्शन अगर हमने देखनी है तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर रखते हैं और फिंगर्स को मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में हम फिंगर्स को मूव करते हैं। तो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो हमारे ओमेगा की डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ से घूम के लेटर से यहाँ आ गई, और ये मेरी बॉडी जो है वो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है।
तो अगर मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है ऑन द पेपर हो गया, और अगर मैं ऐसे ही ये सर्कुलर मोशन ऐसे दिखाऊं, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, अगर आप ऊपर से देखो तो ये भी कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सॉलिड सॉलिड वाला पोर्शन है ये आपके बाहर वाला आपके तरफ है, डॉटेड मतलब अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल को ऐसे रखूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा, ये सॉलिड ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर। तो ये ऐसे मैं अपना राइट हैंड लूंगा और अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाऊंगा। तो जब मैं अपने फिंगर्स को घुमाऊंगा तो ये मेरी थंब की डायरेक्शन है, ये मेरे ओमेगा की डायरेक्शन है। और इस केस में अगर मैं घुमाऊंगा तो ये डॉट, ऐसे डॉट डालने का मतलब ये आउटवर्ड्स, तो ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ है, आउटवर्ड्स। तो ये मेरे ओमेगा की डायरेक्शन है। अब बात है कि ओमेगा को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो आप देखो जब आप यहां हो, ये देखो आप यहां हो तो आपकी जो वेलोसिटी है, फिर आप देखो यहां हो तो आपकी जो वेलोसिटी है, अच्छा आप यहां हो तो आपकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन देखो हर इंस्टेंट पे क्या कर रही है, चेंज। वेक्टर बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऐड करने होते हैं तो सीधे ऐड कर देते हो, पर अगर एट सम एंगल ऐड करने हो तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट लगाना पड़ता है, और हर टाइम थीटा बदल रहा है तो पंगा पड़ गया कि हर टाइम थीटा क्या लेना है, क्योंकि वो तो हर वक्त बदल रहा है, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसी सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। तो अगर वेक्टर बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे ध्यान से नोटिस करूं, वेलोसिटी हर वक्त अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ओमेगा को देखो जरा, ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है, बॉडी घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, ओमेगा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ओमेगा अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज होगी, बस। जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज होगी, बस तभी ओमेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर ये मोशन क्लॉकवाइज हो जाए तो आपका ओमेगा बाहर लगने की जगह अंदर लगेगा। ये जो आप ओमेगा ऐसे ऊपर देख रहे हो ये नीचे हो जाएगा। और एक्सिस, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जो भी वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगेगा वो या तो इस लाइन पे ऐसे ऊपर होगा या इस लाइन पे ऐसे नीचे होगा, सिर्फ दो ही डायरेक्शन बनेगी। और अगर अब राइट नाउ मैं और एक्सियल वेक्टर्स यहां इंट्रोड्यूस करूं, अगर मैं इस मोशन में और एक्सियल वेक्टर्स लाऊं, तो वो एक्सियल वेक्टर्स या ओमेगा के लॉन्ग लगेंगे या ओमेगा के ऑपोजिट लगेंगे। अब आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी पता है। तो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हैंडल करना इजी है, हर वक्त डायरेक्शन चेंज करने वेक्टर्स को हैंडल करना मुश्किल है। इसीलिए हमने यहां पर वो जो v है उसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा के टर्म्स। और अगर मैं यहां पे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहता हूं तो दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर आप चाहते हो तो आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा की डायरेक्शन तो आपको बता दी मैंने अभी। आर की डायरेक्शन कैसे दोगे, तो आर इज योर पोजीशन वेक्टर। अगर आप यहां पे देखो वेलोसिटी तो हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर आप ए पॉइंट पे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, तो कैसे निकालोगे आप, यहां पर ये ऐसे, ये आर वेक्टर, ये आपका आर ए वेक्टर बन जाएगा। ये दोनों को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, किन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये वाला ओमेगा और आर को, अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये वेलोसिटी मिलेगी। करके देख लो, आपका जो गिवन है ये आर किधर को लग रहा है, आर ये राइट साइड। आर निकालना कैसे है, सेंटर पे खड़े होके जिधर भी देखना है, जिस जगह पे पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट के लिए निकालना है तो सेंटर पे खड़े होके ए पॉइंट को जोड़ो, तो रेडियस हो गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ही होगी आर। अच्छा ओमेगा किधर को लग रहा है, ओमेगा कहां लग रहा है, ये बाहर। तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा क्रॉस आर, राइट हैंड लूंगा, ओमेगा से आर की तरफ फिंगर्स को क्या करूंगा, रोटेट। तो ओमेगा से आर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स। वो देखो वेलोसिटी भी कहां लग रही है, अपवर्ड्स। ऐसे ही अगर मैंने ये बी पे देखना है तो मैं यहां से ये इसको जोड़ दूंगा, ये मैग्नीट्यूड इसका आर, रेडियस है, डायरेक्शन ये बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन बनेगी।
और ये मेरा क्या है, ये मेरा आर बी वेक्टर है, ये मेरा आर बी वेक्टर। हाँ जी ठीक है जी, समझ गए। तो ये मेरे को वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में मिल रही है अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में निकालना। और अगर मैं ये वाला रिलेशन देखूं तो इस रिलेशन में मेरे को सिर्फ क्या मिल रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल रही है। मतलब यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, यहां पे मेरे को मिल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको मैं क्या कहूंगा, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको मैं क्या कहूंगा, स्पीड। हाँ जी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये हमारे पास गिवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसके अंदर जब आप ओमेगा को निकालना चाहते हो तो आपने पूरा एक साइकिल लिया, पूरा एक साइकिल, तो पूरे एक साइकिल का जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। और पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा उसको आप कहोगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो ये जो ओमेगा है इसको निकालने का एक और मेथड आ गया कि इट इज 2 पाई बाय टी और इट इज 2 पाई न्यू। हाँ जी यहां तक समझ में आ गया कि आपके पास ये जो v है ये आ गया कांस्टेंट एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ये जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर ये जो आप ओमेगा देख रहे हो इसकी जो यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। t का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड और हर्ट्ज, और यू कैन से इट आरपीएस। आरपीएस का मतलब हो गया रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये ओमेगा को निकालने का मेथड हो गया। तो ओमेगा समझ में आ गया कैसे निकाला हमने, ठीक है। तो ये ओमेगा को निकालने का मेथड है, दिस इज द मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहां पे देखो आपने एक ये चीज नोटिस की कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो। सो ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन और opposite to direction of velocity, and there is only one acceleration, that is centripetal acceleration, which is perpendicular to velocity, and value of this centripetal acceleration is v square by r, or it is r omega square। वो जो एक्सेलरेशन है वो है v स्क्वायर बाय r, या वो एक्सेलरेशन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये एक्सेलरेशन है। हाँ जी ठीक है, ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन, क्लियर है ये। तो जब भी ये एक्सेलरेशन होगी तो सर्कुलर मोशन होगा। ये एक्सेलरेशन चाहिए आपको सर्कुलर मोशन के, और इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स डेवलप होगी उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो ये एक्सेलरेशन जनरेट करेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो वो जो आपकी फोर्स होगी वो एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये जो आपकी सेंटीपिटल फोर्स होगी ये भी ऑलवेज ऑलवेज आपकी वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये भी हमेशा वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें आप क्या नोटिस करोगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप नोटिस करोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी विद टाइम क्या करेगा, चेंज होगा। यहां पे आप नोटिस करोगे कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी and direction of velocity, both magnitude and direction of velocity will change with time। दोनों ही चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इस केस में देखो आप लेट अस से राइट नाउ यहां हो, पॉइंट ए पे हो, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, या आप पॉइंट बी पे आ गए, फिर आप ये पॉइंट सी पे आ गए,
और जब आप ये मूव कर रहे हो तो आपने क्या नोटिस किया मूवमेंट के टाइम कि आपकी जो गिवन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये वेलोसिटी आपकी एट पॉइंट बी, ये आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो आपने नोटिस किया कि ये जो आपकी वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ में डायरेक्शन तो डेफिनेटली बदलेगी, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो सर्कुलर मोशन होना ही नहीं। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ में डायरेक्शन भी जो है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन चेंज होने के लिए अभी पीछे हमने एक बात डिस्कस की थी कि डायरेक्शन चेंज होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एक्सेलरेशन चाहिए जो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किसके कारण चेंज हो रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ये आपके वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, इसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। पर मैग्नीट्यूड अगर बदल रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है कि एक और एक्सेलरेशन यहां पे होनी जरूरी है। कौन सी एक्सेलरेशन, जो या वेलोसिटी के अलोंग है या वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि यार अब ना एक, ये जो मैं लाइन ले रहा हूं, ये जो मैं लाइन ले रहा हूं, इस लाइन के अलोंग एक एक्सेलरेशन अब डेवलप होगी, और वो जो एक्सेलरेशन डेवलप हुई वो या तो इस वेलोसिटी के अलोंग होगी या फिर इस वेलोसिटी के क्या होगी, ऑपोजिट। और इस एक्सेलरेशन को मैं कहूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को मैं क्या कहूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये जो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख रहे हो, इसकी वैल्यू जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसमें मैं डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ वेलोसिटी के किसको ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या नोटिस किया था, ये वाली वैल्यू जीरो थी यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में ये वाली वैल्यू क्या थी, जीरो। नॉन यूनिफॉर्म में ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म में आप देखोगे कि ये वैल्यू होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी विद टाइम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर आपका जो वेलोसिटी है एंड ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये सेम डायरेक्शन में है, तो आपका जो गिवन स्पीड है वो क्या करेगा, इंक्रीज, सर्कुलर मोशन जो है वो और फास्ट होता रहेगा। और अगर आपका जो v है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज, और आप और ज्यादा क्या होते रहोगे, स्लो होते रहोगे। और जब आप फास्ट हो गए, आप स्लो हो गए, तो आपका ओमेगा चेंज होगा। जब आप फास्ट हो गए, जब आप फास्ट हो गए तो आपका ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज। जब आप स्लो हो गए, जब आप स्लो हो गए तो आपका ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज। और पीछे हमने क्या नोटिस किया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है जब ये चेंज करेगा तो v की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। और मैंने क्या कहा था, ये जो v है ये मेरी स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर ओमेगा बदलेगा तो v बदले। अच्छा, पीछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या था, कांस्टेंट था। ओमेगा कांस्टेंट था तो v भी कांस्टेंट था। बॉडी सिर्फ अपनी डायरेक्शन क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो v इजिकल टू आर ओमेगा है, इसमें आपका ओमेगा बदल रहा है तो v की वैल्यू भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बनेगा, dv बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। और ये जो dv बाई डी टी है ये मेरी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, dv बाई डी टी, दैट इज r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। एंड व्हाट इज दिस डी ओमेगा बाई डी टी नोन एज, इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी एक एक्सियल वेक्टर है,
ये भी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है. दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ एक्सियल वेक्टर. हाँ जी, समझ गए इस बात को कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर. तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक एक्सियल वेक्टर है. और मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगेगा. अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगने का मतलब या ये ओमेगा के लॉन्ग होगा या ये ओमेगा के ऑपोजिट होगा. तो मेरे पास यहां पे ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला हो गया आर इंटू अल्फा, क्योंकि ये जो डी ओमेगा बाई डी टी आप देख रहे हो ये वाला, इसको आपने अभी अल्फा बोला. और ये जो आपका अल्फा है इसकी जो यूनिट होगी दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर मेरा अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में, इफ अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में, तो फिर ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज. और अल्फा एंड ओमेगा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज. और अगर अल्फा जीरो है, अगर अल्फा जीरो है तो फिर इसका मतलब क्या, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि दो टाइप के मोशन हो गए, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी, कौन सी, सेंट्रीपिटल. नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होगी, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल. टेंजेंशियल का काम होता है स्पीड को बदलना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना. सेंट्रीपिटल का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना. हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है. तो ये हमारे पास गिवन कंसेप्ट आ गया, ये हमारा गिवन कंसेप्ट हो गया. और इसको अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो मैं अब क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी बॉडी लेटे से ये घूम रही है, तो मेरा जो ओमेगा आएगा बताओ कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड्स. मैंने अपने राइट हैंड को लिया, बॉडी को घुमा के देखा तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स. यहाँ पे अगर मेरा अल्फा जीरो है तो फिर मेरा जो ओमेगा है वो क्या होगा, कांस्टेंट. और फिर इस केस में जो मेरी बॉडी की जो स्पीड होगी वो होगी आर ओमेगा, वेयर आर जो है वो आपका रेडियस हो गया. और ये जो स्पीड है ये भी क्या होगी, कांस्टेंट. और ये जो मोशन है ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और यहां पर एक एक्सेलरेशन होगी, यहां पे एक एक्सेलरेशन होगी जो हमेशा कहां लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर. और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वी स्केयर बाय आर या आर ओमेगा स्केयर. हाँ जी, ठीक है. और अगर मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी ऐसे घूम रही है तो मेरा जो ओमेगा है वो अगेन मेरे रोटेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा. अब यहां पे मैंने नोटिस किया कि यार बॉडी के ऊपर अल्फा भी लग रहा है, और मेरा वो जो अल्फा लग रहा है वो अल्फा मेरे वी के लॉन्ग लग रहा है. तो फिर मैं यहाँ पे क्या नोटिस करूंगा कि वी और अल्फा की डायरेक्शन सेम है. तो ये जो मोशन है ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरी बॉडी जो है वो जब घूम रही है वो क्या होती रहेगी, फास्ट होती रहेगी. मेरा जो ओमेगा है वो क्या करता रहेगा, इंक्रीज. अगर मेरा ओमेगा इंक्रीज करेगा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के अंदर मेरा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो मेरा v भी क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि ये जो v है मेरे को स्पीड दे रहा है. और मेरे पास यहाँ पे जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, r इंटू अल्फा हो जाएगा. और अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कौन देगा मेरे को, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. तो यहां पे दो एक्सेलरेशन आएंगी, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी जो आर अल्फा है, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगी जो वी स्केयर बाय आर या आर ओमेगा स्केयर के क्या है, इक्वल है. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं. और यहां पे देखो अगेन, देखो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम है. सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को डील करना इजी है.
थ्रू आउट द मोशन इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बार बार अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि हर वक्त टेंजेंट बदलता रहेगा। और अगर मेरी बॉडी लेटर से ये घूम रही है एंड मेरे पास ये मेरा ओमेगा है और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो अल्फा है वो ऐसे नीचे लग रहा है, तो अब मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहाँ पे मेरा जो गिवन बॉडी है वो क्या होगी, स्लो। ओमेगा मेरा क्या करेगा अब, डिक्रीज। तो मेरी जो स्पीड है वो आर ओमेगा के इक्वल है, तो ये वैल्यू मेरी जो स्पीड है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। और मेरी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो आर अल्फा होगी। और मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि मेरा जो अल्फा है वो डी ओमेगा बाय डी टी होगा और इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। क्यों माइनस में आएगी, क्योंकि ओमेगा विद टाइम क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो ये मेरा ओमेगा पॉजिटिव होगा और अल्फा नेगेटिव होगा, क्योंकि चेंज ओमेगा का चेंज जो है वो माइनस में आ जाएगा। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन प्लस ले लिया और जब डी ओमेगा निकालूंगा तो डी ओमेगा होगा फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा, तो वो मेरा अल्फा जो है ऊपर आने की जगह नीचे आए। और इस केस में जब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो आर अल्फा होगी, और जब मैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो वी स्केयर बाय आर या आर ओमेगा स्केयर के इक्वल होगी। तो मेरे पास ये मेरा दूसरा सर्कुलर मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के होंगे। नॉन यूनिफॉर्म में या आप फास्ट हो रहे हो या आप स्लो हो रहे हो। और इस केस में आप याद रखोगे कि अगर मैं गिवन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लेना चाहता हूं तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी अल्फा क्रॉस आर। तो समझ में आ गया, दो एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल जिसको रेडियल बोलेंगे और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल हर वक्त नहीं होती, अगर टेंजेंशियल होगी तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर टेंजेंशियल नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म। टेंजेंशियल कब होगी, जब अल्फा होगा। टेंजेंशियल कब होगी, जब अल्फा। अगर अल्फा नहीं है तो टेंजेंशियल नहीं। सर्कुलर मोशन के लिए आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, बिना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो सेंटीपिटल फोर्स से मिलेगी। तो हर सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होती है, बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सर। और एक और बात याद रखोगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होगी, सम। क्योंकि दो एक्सेलरेशन लगनी है, नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन लगनी है, तो फिर नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम, पर दोनों की डायरेक्शन कितना एंगल बन रहा है, 90। तो दो वेक्टर्स में अगर 90 डिग्री एंगल बने तो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगी, सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर अंडर रूट। तो सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपकी क्या बन जाएगी, दिस विल बी योर नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपकी नेट एक्सेलरेशन बन। समझ में आ गया, नेट एक्सेलरेशन ये आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मिलेगा। अब देखो जो हमने डिस्कस किया है इसके साथ रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया दैट द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम t एज। तो ये आपको स्पीड का रिलेशन दिया होगा। तो आपकी जो स्पीड का रिलेशन है वो ये आ गया, v इज इक्वल टू टी स्केयर, where t is your time in seconds and v is in meter per second. Find the radial and tangential and net acceleration at 2 seconds. रेडियल का मतलब हो गया सेंट्रीपिटल, क्योंकि रेडियल मतलब जो रेडियस के अलॉन्ग लगे, रेडियस मतलब जो सेंटर के अलॉन्ग लगे, दैट इज सेंट्रीपिटल। तो रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मेरे को यहां पे देखो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, एक मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, एक मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना। पहले तो आपको कैसे पता चला ये देख के कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
नहीं नहीं, अगर एग्जामिनर ना कहता निकालो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट नहीं, क्योंकि देखो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म में भी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो एक बात याद रखनी है कि यूनिफॉर्म में भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा एक बात और, यूनिफॉर्म में भी ना अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, वो जीरो नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो। हाँ, अगर आप चेंज इन स्पीड निकालोगे तो फिर वो क्या आएगा, जीरो आएगा। चेंज इन स्पीड जीरो होगा यूनिफॉर्म में, पर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म में भी जीरो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो माइनस करो तो आंसर जीरो नहीं आता, तभी तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो मेरे पास यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये देखो टाइम चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, तो टाइम चेंज होगा तो ये v की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और v मेरे को यहां पे स्पीड दिया हुआ, तो विद टाइम स्पीड बदल रहा है। अगर विद टाइम स्पीड चेंज कर रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर विद टाइम स्पीड कांस्टेंट होती तो फिर ये क्या होना था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब सबसे पहले तो आपको कह रहा है एग्जामिनर के करना क्या है, वो कह रहा है कि ये सब कुछ निकालना है, कितने टाइम पे निकालना है, 2 सेकेंड्स टाइम पे निकालना। तो मैं अगर नोटिस करूं 2 सेकेंड पे मेरी v क्या होगी, ये आ गया 2 स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में मेरी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो हमने क्या कहा था, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज v² बाय r। तो इट इज v² बाय r। तो ये कितना आ गया आपके पास, r आपको दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी बेटा, कैसे, क्या कह रहे हो, नहीं वो अल्फा निकालते तो आना था, अब हमने क्या निकाली है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा होता तो रेडियन पर सेकंड के रहना। तो ये जो गिवन वैल्यू है इसमें देखो, अगर मैं गिवन स्पीड को डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी, क्योंकि आपको स्पीड दी हुई है t²। तो आपके पास ये जो गिवन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 2 सेकेंड में निकालना है, तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो नेट क्या होगा, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल स्केयर का अंडर रूट, तो 8² प्लस 4² अंडर रूट, ये कितना आ गया, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी गिवन वैल्यूज आ गई। हाँ जी, क्लियर है ये, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर। तो आपको ये वेलोसिटी दी हुई है और ये वेलोसिटी आपको दी हुई है 2i कैप, एंड एक्सेलरेशन जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, कैसे निकालोगे, तो पहला था ए मोशन ਤੁਹਾਨੂੰ की नजर आ रहा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, i कैप। ਤਾਂ ਜੇ यूनिफॉर्म ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, j कैप ਜਾਂ k कैप, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ 2, ਜਿਹੜਾ ਆ 2i कैप ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ टेंजेंशियल है। क्यों टेंजेंशियल है, बिकॉज ए अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लग रहे,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। तो मैं की नोटिस कर रहे हैं कि आ वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज गिविंग मी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दैट कंपोनेंट इज गिविंग मी 4 कैप इज गिविंग मी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया कैसे? हमने क्या कहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के लॉन्ग होगी या वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो 2i कैप एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 2i कैप, ये आपके वेलोसिटी 2i कैप के अलॉन्ग है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपको यहां पे दी हुई है वो कितनी है 4। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या v²/r या फिर क्या होगा r ω², या v²/r या क्या होगा r ω²। और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका v है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो ये जो v है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये कितना है 2 है। तो आपके पास 4 = 2² तो जो r की वैल्यू वो कितनी आ गई 1 मीटर। तो द रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 1 मीटर। तो ये 1 मीटर का रेडियस आ गया। हाँ जी क्लियर है? ये समझ में आया क्या कि हमने? ठीक है। अब यहां से ना एक बात निकल के आई, यहां से बात निकल के आई कि जब कोई बॉडी मतलब सर्कुलर पाथ में है उसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए आप जो एक्सेलरेशन ले रहे हो वो परपेंडिकुलर वाली ले रहे हो। यहां पे देखो 2 एक्सेलरेशन थी, एक जो आपकी वेलोसिटी के लॉन्ग थी उसने आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला, एक आपके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हुई और वो जो सर्कल बना वो उस जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है उसके कारण बना। अब होता पता है क्या है, जब आप कर्व्ड पाथ में मूव करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो कर्वेचर कर्व्ड पाथ वाला हमेशा एक कंप्लीट सर्कल बनाए। मतलब मेरे पास जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ये पूरा कर्व्ड है, पर अगर मैं इसको यहां से शुरू करके और यहां से इसको अगर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं, मैं कहूंगा यार इसको कंप्लीट करो, तो ये कंप्लीट होने पे सर्कल नहीं बनेगा। ये पाथ कर्व्ड है, ये पाथ कर्व्ड है, पर ये पाथ एक परफेक्ट सर्कल नहीं। तो मेरे पास जैसे ये एक परफेक्ट सर्कल है, इसमें अगर मैं इतना पोर्शन उठाऊं ये वाला या इतना पोर्शन उठाऊं, सिर्फ इतना बनाऊं, मतलब मेरे को एग्जामिनर ने सिर्फ इतना पोर्शन दिया हुआ है बस बाकी नहीं दिया, या मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन दिया हुआ है ये वाला बाकी नहीं दिया, तो मैं कहूंगा यार ये जो पोर्शन है ना ये सर्कल का पार्ट है, इस पूरे पोर्शन का एक रेडियस है। मैं कहूंगा यार ये जो पोर्शन है ना ये सर्कल का पार्ट है, इस पूरे पोर्शन का एक रेडियस है। मेरे को पूरा सर्कल नहीं दिया होगा, मुझे बस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट दिया होगा, पर मैं उस पार्ट को कहूंगा ये आर्क है, ये एक सर्कल का पार्ट है और इस पूरे आर्क का एक क्या है रेडियस। लेकिन समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स आपको ऐसे एक पाथ मिल गया, ऐसे करके एक पाथ मिल गया। अब ये जो पाथ है अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो इस पूरे का एक सर्कल नहीं बनेगा। तो यहां पे अगर मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन देखूं तो इस पूरे का एक सर्कल नहीं बनेगा। तो यहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि अगर आप इतना पोर्शन लोगे और आप इतना पोर्शन लोगे या फिर आप ये वाला पोर्शन लोगे, हर पोर्शन एक न्यू सर्कल बनाएगा, हर पोर्शन एक नया सर्कल बनाएगा। मतलब अगर मैं इस पोर्शन को लूंगा तो इस पोर्शन से एक सर्कल बनेगा, इस पोर्शन को लेके अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो इस पोर्शन को लेके ऐसे एक सर्कल बनेगा। हर पोर्शन का अपना सर्कल बनेगा, हर पोर्शन का अपना रेडियस बनेगा। हर पोर्शन का मतलब हर एक छोटा पोर्शन लूंगा तो वो छोटा पोर्शन एक सर्कल का पार्ट होगा, हर छोटा पोर्शन एक सर्कल का पार्ट होगा, पर वो सर्कल जो बनेगा उनका रेडियस अलग अलग होगा, सब सर्कल्स का रेडियस अलग अलग होगा। तो उसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन कर्व। उसको मैं क्या कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन कर्व, जहां पर हर जगह पे मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट 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 हो। तो हमें ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे कि इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो और वो जगह एक कर्व का एक छोटा सा पार्ट होगी।
वो जगह एक कर्व का क्या होगी, एक छोटा सा पार्ट। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि हमारे सिलेबस में सर्कुलर मोशन को छोड़ के जो दूसरा मोशन है वो कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर आपका जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, पैराबोला। तो हम इसको लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं ताकि हमें वो निकालना आता हो, और इसी के बेसिस पे कहीं और भी निकालना जो आएगा तो हम निकाल लेंगे। अब निकालना कैसे है, तो अभी आपने पीछे क्या किया था, अभी जो आपने पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, रेडियस कैसे निकाला था, आपने कहा था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, ऐसे किया था आपने। तो अगर मैंने r निकालना है, r, तो r इज इक्वल टू v² सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने अगर कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो ये मेरा r हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने अगर कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो मेरा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू v² ओवर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू योर v। तो ये जो आप a परपेंडिकुलर देख रहे हो, दिस इज व्हाट दिस इज, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को हमने ये ऐसे विद वेलोसिटी u हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हाईएस्ट पॉइंट पे आप इस गिवन पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बनेगी, याद है वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी, हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और अगर मैं यहां पे नोटिस करूं तो मेरी एक्सेलरेशन देखो, ये एक्सेलरेशन है जो मेरे वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सेलरेशन। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो सारी कहां लग रही है, डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं यहां पर इस जगह को ए पॉइंट कहता हूं, ये वाली जगह को, तो यहां पे अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूं ऑन द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा स्क्वायर बाय g। तो ये बन गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। समझ में आया क्या किया मैंने। तो ये मेरा ऑन द टॉप, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे ही अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को अगर आ गया एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आ गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो यहां पे कैसे निकालोगे, देखो ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपको वेलोसिटी दी है, ये आपकी एक्सेलरेशन है, ये आपकी एक्सेलरेशन। आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालो। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस g को अब इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। आपको इस डायरेक्शन में g को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। और अगर मैं यहां पे नोटिस करूं, देखो ये वाली जो लाइन मैं ले रहा हूं, ये वाली लाइन, ये आपके गिवन वर्टिकल के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के परपेंडिकुलर है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपके u के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, यहां पे भी वो एंगल आपका क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये दो परपेंडिकुलर्स के बीच में तो ये वाला एंगल सेम बनेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, दैट इज थीटा। तो ये एंगल आपका थीटा बन गया। तो आप क्या नोटिस करोगे, ये एंगल आपका यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये एंगल आपका थीटा बन गया। और अगर ये आपका एंगल थीटा बन गया तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका कंपोनेंट क्या बन गया, जी
cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और अगर ये वाला कंपोनेंट आपका g cos थीटा बना तो आपकी यहां पर इस जगह पर जो गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये वाली जगह पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज u स्क्वायर ओवर g cos थीटा। तो ये आपकी वैल्यू होगी, दैट इज u स्क्वायर बाय g cos थीटा। हाँ जी क्लियर है ये, ठीक है। हाँ जी समझ में आ गया कैसे किया हमने। इस पॉइंट ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਬਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਡ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਡ ਹੈ ਪਰ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ रेडियस ਕੱਢਣਾ, उस सर्कल का की घटना है रेडियस। तो ये रेडियस को निकालने का मेथड। अच्छा एक जर्नल यहाँ पे देखो, जर्नल के इस पेपर में आता है कि आपकी प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और एट एनी पॉइंट निकालो। और एट एनी पॉइंट जब आप निकाल रहे हो तो उस टाइम आपको जो प्रोजेक्टाइल है वो जो एंगल बना रहा है वो लेटेस्ट से अल्फा बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको पता ऊपर जाते हुए एंगल कम होगा, नीचे आते हुए एंगल बढ़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका जो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये क्या हो जाएगा 0। तो ये अल्फा बेसिकली आपके प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है एंगल है, और हर इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल क्या कर रहा है चेंज हो रहा है। तो मेरे को एग्जामिनर ने कहा कि एक तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, पर कभी कभी बीच वाला पॉइंट भी आ सकता है। तो अगर मैंने बीच वाला पॉइंट निकालना है कैसे निकालूंगा, तो अभी आपने नोटिस किया था देखो ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना था वो जी कॉस थीटा था। ऐसे यहाँ पे अल्फा है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास जी कॉस अल्फा। वेयर अल्फा क्या है, अल्फा आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो राइट नो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मेरे पास जो गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उसकी वैल्यू आ गई वी स्क्वायर ओवर जी कॉस अल्फा। हाँ समझ में आया क्या किया मैंने, वी स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर ओवर जी कॉस अल्फा। अच्छा अब ना पेपर में ना आपको जो दिया होगा वो था यू एंड थीटा। आपको पेपर में एग्जामिनर देगा कि मैंने प्रोजेक्टाइल को इतनी वेलोसिटी इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, जब मेरा प्रोजेक्टाइल इतने एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल उसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे जो दिया होगा वो यू दिया होगा, थीटा दिया होगा और अल्फा ये दिया होगा। तो फिर मैं तो ये v के टर्म में निकाला ना, तो अब v को मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो आपको पता है कि जब एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाली, ये कितनी है u cos थीटा, और ये वाली हॉरिजॉन्टल ये क्या बन गई दैट इज v cos अल्फा। तो v cos अल्फा एंड u cos थीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये जो v है, क्योंकि मेरे को पेपर में v नहीं दिया होगा, तो u cos थीटा बाय cos अल्फा मतलब मेरे को दिया होगा कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल से रिलीज किया, और जब वो इतना एंगल बना रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है पाथ का। तो आप इस तरीके से v की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो v u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर g cos क्यूब अल्फा। तो फिर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ गई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर जी cos क्यूब अल्फा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो देखो ये समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी क्लियर है।